नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, वृद्धि करता है। अब हम सभी लोग कुछ ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिनके दूरगामी परिणाम होते हैं या हो सकते हैं। देखिए, करीब 12 महीने के आसपास ये YouTube के संदेश या पैगाम के माध्यम से अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडली की कुर्बानी और शहादत, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी की खातिर अपने प्राण सहित सर्वस्व इस भारत माता की बल वेदी पर न्यौछावर कर दिया था और जिनकी कुर्बानी शहादत की बदौलत ही हम सभी को इस मुल्क को आज़ादी मिली थी। और ये सच्चाई भी जानने की ज़रूरत है कि इस मुल्क को आज़ादी इन्हीं अमर शहीदों की शहादत कुर्बानी की बदौलत ही मिली थी। वो जो कांग्रेसी थे जिन्होंने कांग्रेसी अब तो GNPC हो गया है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, उसके जो चाटुकार कुरानी हिस्टोरियन हैं, इन्होंने तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके जो इतिहास लिखा है उस पर मत जाइए, लेकिन उसमें भी कुछ हकीकत को वो छुपा नहीं पाए हैं। तो वो कांग्रेस जो है आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा पहनी हुई थी, आज़ादी की लड़ाई का वो दम भर रही थी जनता के सामने, लेकिन उसकी असली फितरत थी कि वो अंग्रेजी सरकार की, अंग्रेजी हुकूमत की वो मुखबिर और दलाल थी। और इस बात को उस GNPC के गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के जो पुराने हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इस बात को कबूला भी है कि कांग्रेस पर एक आरोप, तोहमत या एलिगेशन लगता था कि वह अंग्रेजी सरकार की सेफ्टी वाल थी। तो सेफ्टी वाल तो बहुत एक सफिस्टिकेटेड या मुलम्मेदार शब्द हो सकता है, लेकिन उसका लबे-लुबाब, उसका सारांश यही था कि वो अंग्रेजी सरकार की
मुखबिर और दलाल थी, मुखौटा पहने हुई थी, आज़ादी की लड़ाई लड़ने का और दम भी भरती थी। तो कहने का मतलब है कि इन्हीं अमर शहीदों यानी राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के अमर शहीद श्रीमती नानी गडीलू तक इत्यादि की कुर्बानी और शहादत के बदौलत ही जिन्होंने जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा है, हंसते हंसते मौत को गले लगाया है, तब जाकर के हमको आपको आज़ादी मिली। और ये अंग्रेज़ जो है इस कुर्बानी शहादत के आगे माने डरे झुके और उनकी हिम्मत पस्त हुई और आखिरी जो उनको अंग्रेज छोड़ने पर मजबूर हुए वो आज़ाद हिंद फौज जो हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित थी हमारे मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। उसके 60,000 सैनिकों में से 26,000 सैनिक शहीद हो गए। तो इन सब की सादत और कुर्बानी की बदौलत और उन आज़ाद हिंद फौज के 26,000 सैनिकों के कुर्बानी की बदौलत जो है रॉयल इंडियन नेवी 1945 के आसपास रॉयल इंडियन नेवी जिसको रिन कहते हैं उसमें बगावत हो गई। भारतीय स्थल सेना आर्मी में भी बगावत होने वाली थी। ये सब कारण थे जो कि अंग्रेजों को मजबूर कर दिया इस देश को छोड़ने के लिए। जो दलाल और मुखबिर कांग्रेसियों की बदौलत में, तो उन्हीं अमर शहीदों के राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के अमर शहीद श्रीमती नानी गडीलू तक की कुर्बानी शहादत के पैगाम मतलब उनका पैगाम ये था कि हमारे देश के सभी लोग इस पावन मिट्टी के संतान होने के कारण सब लोग एक हैं, सब लोग बराबर हैं, इनमें कोई भेद नहीं है और सभी भारतीय हैं। तो उन्हीं के आशीर्वाद से भारतीय आम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में वही भारतीयता का संदेश और भारतीयता के आधार पर ही एकता, भाईचारा, सद्भाव, आपसी सम्मान, आपसी सहयोग सब कुछ स्थापित करने के लिए ये मुहिम चला रहा है। और आप लोगों के बीच में भी जल्द आ रहा है। कोरोना के ये संकट थोड़ा सा जो ही आसान हो जाए तो वो आसान हो जाने के बाद तो अब देखिए एक और तो इसका प्रयास है। साधन की भी एक दिक्कत है, लेकिन उसके लिए भी प्रयास चल रहा है। इन जज्बों के आगे कोई ताकत, भारतीय आम ताकत दल के इस मुहिम को कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल, कांग्रेस, जिसे आप लोग कांग्रेस कहते हैं, वो कांग्रेस नहीं है बल्कि वो GNPC, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कांग्रेस है। वाम दल और भारतीय जनता पार्टी BJP, ये भारतीय आम ताकत दल के भारतीयता की मुहिम के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। और बहुत जाहिर सी बात है, लामबंद होंगे ही, क्योंकि उनकी जो नीति है, जो स्वार्थ नीति है, जो घटिया किस्म की नीति है, उन्होंने उसका नाम राजनीति दे दिया है। वो समाज में विघटन पैदा करके, अब बताइए, भारत एक तो हमारे अमर शहीदों के कुर्बानी शहादत के आधार पर यह जानने की ज़रूरत है कि हम सभी भारतीय हैं और इसके अलावा हमारी
कोई पहचान नहीं है, न जाति के आधार पर पहचान है, न संप्रदाय के आधार पर पहचान है, न किसी भारतीय भाषा विशेष के आधार पर पहचान है, या उसके आधार पर जो प्रांत बन गए हैं उन प्रांतों के आधार पर कोई पहचान है, या कोई पहचान है। सिर्फ हमारी एक पहचान है कि हम भारतीय। एक तो हमारे अमर शहीदों के कुर्बानी शहादत के पैगाम के अनुसार, दूसरा हमारे देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वह भी लगभग ऐसा ही संदेश अपने प्रस्तावना प्रियम्बल के जरिए वो देता है। और वो उसका प्रस्तावना यहीं से, अब आपको पता है कि प्रस्तावना जब कोई भी आप पुस्तक या किताब खोलिए तो जब भी आप कोई किताब या पुस्तक आप खोलिए तो सबसे पहले 2 शब्द प्रीफेस, प्रस्तावना, आपको मिलेगा। उस प्रस्तावना में पूरी जो किताब में जो सामग्री है, मटेरियल है, उसका सारांश मिलेगा, समन सब्सटेंस मिलेगा, लबे लुबाब मिलेगा। तो हमारे भारत के संविधान का भी एक प्रस्तावना है, और पूरी संविधान में क्या है उसका लबे लुबाब उसमें दिया गया। और वो प्रस्तावना इसी वाक्य से शुरू होता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के। और ऐसा कहना, इसके बहुत दूरगामी इसके संदेश हैं, इसके अर्थ हैं। जब वी द पीपुल ऑफ इंडिया या हम भारत के लोग कहता है तो वो जरा भी इस बात का संकेत नहीं देता है कि हम हिंदू या हम मुस्लिम या हम ईसाई या हम सिख। ये जो है इसका जरा भी उसका ये मतलब उसे मैंने इन बातों से बहुत दूर है। या हम क्षत्रिय, हम ब्राह्मण, हम वैश्य, हम यादव, या हम तमिल, पंजाबी, गुजराती, मलयाली, इस तरह से बिल्कुल सिर्फ एक मार्ग है, हम भारत के लोग, भारत। और वो संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। तब भी उस संवैधानिक आदेश, निर्देश और उसके संदेश के खिलाफ ये जितनी भी पार्टियां हैं, जातियों के आधार पर विभेद, संप्रदायों के आधार पर विभेद, प्रांत के आधार पर विभेद और भारतीय भाषाओं के आधार पर विभेद, इसी पर ये घटिया किस्म की साजिश कह लीजिए, नीति कह लीजिए, और इसका इन सबों ने नाम दे रखा है राजनीति, चला रहे हैं। तो ये सारी जो शक्तियां हैं, राजनीतिक शक्तियां हैं, ये भारतीय वाम ताकत दल के भारतीय एकता के इस मुहिम को, इस अभियान को रोकना चाहती हैं और उसके खिलाफ लामबंद हो गई हैं और हो भी रही हैं। और उन्होंने एक तरीका या षड्यंत्र अब अपनाया हुआ है कि इनके जितने भी बड़े नेता हैं या इनका जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, वो तो उसके पास तो कोई मैंने भारतीयता या भारतीय एकता के खिलाफ विरोध करने का कोई वैचारिक ताकत तो रही नहीं, कोई नैतिक बल, नैतिक साहस वो लोग खो चुके हैं। तो वो अपने अपने बिलों में छिप गए हैं और वो सिखा पढ़ा करके छोटे स्तर के, और यूँ समझ लीजिए कि शुद्ध शब्दों में गुंडा यानी मवालियों को बस गाली गलौज, अपशब्द, धमकाना, कभी कभी प्रलोभन के जरिए जो है हमारे जो पदाधिकारियों को उसके जरिए इसको बंद कराना चाहते हैं। अब ये स्पष्ट ये है, भारतीय वाम ताकत दल दो बात है। एक तो उन बातों से वो कभी रुकने वाला नहीं, क्योंकि ये हमारे मुल्क भारत का प्रश्न है
और हमारे देशवासियों का, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का प्रश्न है, तो वो तो रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और दुनिया की और इस धरती पर कोई ताकत ऐसी नहीं है जो कि भारतीय वाम ताकत दल के इस मुहिम को रोक सके। तो पहली तो ये। दूसरा, जिन हथकंडों को अपनाते हैं, जिस गाली गलौज पर उतरते हैं, भारतीय वाम ताकत दल ये बताना चाहते कि यही इनका असली चरित्र है। वो कहने को है भारतीय जनता पार्टी, उनका राष्ट्रवाद, असली चरित्र है गुंडागर्दी, गाली गलौज, ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी। उसी प्रकार कहने को है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वैसे तो भारतीय वाम ताकत दल कह रहा है कि इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मत कहिए, ये कांग्रेस भी नहीं है, बल्कि ये GNPC, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी है। लेकिन यह शातिर और बहुत खूंखार, मतलब कुछ अपवादों, बहुत थोड़े से अपवादों को छोड़ करके शातिर और खूंखार अपराधियों का एक गिरोह है। और उसके जो आते हैं धमकाने वाले, वो उसी भाषा में बात करते हैं। और बाकी पार्टियों का भी यही हाल है। तो ये उनके चरित्र को दिखाता है, ये उनके माने उनकी असलियत को दिखाता है। तो ये जानना हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बहुत जरूरी है कि जिनको आप भारतीय जनता पार्टी समझते हैं, राष्ट्रवाद का समझते हैं, मोदी जी ये है, मोदी जी वो, उनके जो लोग हैं उनका चरित्र यह है गुंडागर्दी हो। और उससे भी बड़ी दुख की बात कि ये जो मोदी जो है हमारे प्रधानमंत्री है, हम तो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री है, तो आदर तो देना ही है, लेकिन उनके खतरनाक चरित्र को उजागर, राष्ट्र के हित में उनके खतरनाक चरित्र को उजागर करना भी ये फर्ज है भारतीय वाम ताकत दल का भी, हमारा भी, और प्रत्येक भारतीय भाई बहन का फर्ज है कि सड़कों के मायाजाल, एक्सप्रेसवे के मायाजाल, सड़कों के आधुनिकीकरण के मायाजाल, रेलवे स्टेशनों के मायाजाल, और नई नई ट्रेनों के, तेजस, वंदे भारत और DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कनेक्टिविटी, और हथियारों की जो हमारी सेना के लिए जो हथियारों की खरीद कर रहे हैं, हमारी सेना को जो है वो यानी सुसज्जित कर रहे हैं। और चीन दुश्मन चीन के आगे जो अपनी सेना को वो डटने की जो आज़ादी दे दिया, छूट दे दिया, आदेश दे दिया है। और अपने गरीब भाइयों के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला के जरिए जो है गैस का कनेक्शन, सौभाग्य योजना के जरिए जो है बिजली का कनेक्शन, और सीमांत किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपया प्रत्येक तीन महीने में, तमाम इस तरह के है। इस सब के पीछे नीचे जो असलियत ये है कि जो देश विरोधी खतरनाक जो ताकतें हैं वो मोदी जी उनको पाल रहे हैं। उनकी डिज़ाइन ये है कि यदि ये रहेंगे तो इन पर चर्चा होगी तो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनेगा, तो बीजेपी को पक्ष में माहौल बनेगा तो उसको वोट मिलेगा, सत्ता मिलेगी। मतलब कि देश के दुश्मनों को पाल करके सत्ता पर काबिज रहने की जो इनकी जो खतरनाक मंशा, मंसूबा या डिज़ाइन है, वह इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। GNPC कितनी खतरनाक है भारतीय वाम ताकत दल भी बता रहा है, और कुछ लोग इस देश के लोग पहले से जानते हैं, और आप सबको जानना चाहिए। बहुत ही खतरनाक जो है इस देश की जो है ये राजनीतिक संगठन है।
और इसका जो मोहनदास करमचंद गांधी था, राष्ट्रपिता, यही जेएनपीसी वाले ने उसको राष्ट्रपिता बनाया। सत्य का पुजारी, अहिंसा के पुजारी, सिर्फ अपने कुकर्मों, पापों और देश विरोधी गतिविधियों को ढकने के लिए ढकने वाली ढाल के लिए। और इस मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी का सिलसिला कब से शुरू होता है? प्रथम विश्व युद्ध में जो अंग्रेज थे, अंग्रेज हमारे इस देश के शत्रु थे। वो इस देश को लूट भी रहे थे और इस पर हुकूमत भी कर रहे थे और सता भी रहे थे और शोषण भी कर रहे थे। तो हमारे आपके वो शत्रु थे। उन्हीं अंग्रेजों की सहायता के लिए इस गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में यानी अंग्रेजों की सेना में भारतीयों को इसने भर्ती करवाया, पहली गद्दारी। दूसरी, जब 24 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी लगने वाली थी, अब पूरा देश में उबाल आ गया था कि भाई इनकी फांसी को रोका जाए। पूरा देश इस गांधी से कह रहा था कि भाई तुम्हारी बात अंग्रेजी सरकार से होती रहती है, तुम्हारी बात अंग्रेजी सरकार सुनती भी है, तो जो वायसराय है लॉर्ड इरविन, उससे कुछ प्रार्थना कर दो, निवेदन कर दो। फांसी रुके न रुके न बात दूसरी है, लेकिन एक निवेदन तो कर दो। तो पहले तो ये बहाना कर रहा था मोहनदास करमचंद गांधी, और फिर जब बहुत दबाव पड़ा तो गया, लॉर्ड इरविन के पास गया। अब गया किस लिए था? कि देश कह रहा था कि इन अमर शहीदों की, मैंने भगत सिंह की, सुखदेव की, राजगुरु की फांसी रुकवाई जाए। तो फांसी रुकवाने के नाम पर गया वो, और जाकर के लॉर्ड इरविन से ये कहता है कि अरे भाई, ये लोग तो जनता में बहुत लोकप्रिय हैं, इनको कुछ हुआ तो बहुत बड़ी अशांति, बहुत बड़ा बवाल और बहुत बड़ा अस्थिरता और अराजकता फैल जाएगी, जो आपके संभाले नहीं संभलेगी। अच्छा होगा कि इनको रात को ही मार दीजिए, शाम को ही। फांसी के इतिहास में कभी भी शाम को फांसी नहीं होती है, फांसी हमेशा सुबह ही होती है। और सुबह का टाइम जो है, सुबह का वक्त जो है निश्चित था, मुकर्रर था। लेकिन इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने लॉर्ड इरविन को, इन अमर शहीदों को, जिनकी फांसी रुकवाने के लिए पूरे देश का दबाव था उसके ऊपर, जिसके लिए वो लॉर्ड इरविन से मिलने गया था, वो उल्टे सलाह दे रहा है कि इनको मार दीजिए पहले ही, 12 घंटे पहले। तो आदरणीय भारतीय भाई बहनों, आपने जयचंद मीर जाफर जैसे गद्दारों का नाम सुना होगा। उन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी की थी। आप खुद ही फैसला करें कि ये मोहनदास करमचंद गांधी की ये कृति, कि हमारे उन अमर शहीदों ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 12 घंटे पहले मारने की जो सलाह दे रहा है, उसको आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर आप जरूर मानेंगे कि इस मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी के आगे वो मीर जाफर और जयचंद की गद्दारी बहुत बौनी हो गई है, बहुत छोटी हो गई। और भी गद्दारियां इसकी। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष
न बनने देने के लिए क्या क्या इसने साजिशें की। राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए, उसको हराते हुए, उसको परास्त करते हुए रंगून से कोहिमा तक आ गई थी, उस आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ इसने भारतीयों को भड़काया। वो भारतीय जो अंग्रेजी सेना में भर्ती थे, जो है उनको उकसाया। उसमें वो चलती थी ऑल इंडिया रेडियो के जरिए। ये तो प्रमाणित मैंने तथ्य है। तो इसकी गद्दारियों का एक बहुत लंबी फहरिस्त है, देश को जानना चाहिए। और एक बात और है कि इस जेएनपीसी वालों ने अपने पापों को ढकने के लिए तमाम झूठ और अफवाह इस देश में फैलाया हुआ है। भारतीय एवं ताकत दल को इन झूठ अफवाहों को काट करके सत्य का परिचय अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को करवाना है। यह भी एक बहुत बड़ी एक हरकुलियन चुनौती है, चैलेंज है, काम है। और फिर सत्ता की छीना झपटी, वो देखिए ये एपिसोड लंबा ना हो जाए, फिर आगे भी बताया जाएगा। 1945 में जब वो आज़ाद हिंद फौज की 60,000 में से 26,000 सेना जब शहीद हो गई और उसकी शहादत की बदौलत रॉयल इंडियन नेवी रिन में बगावत हो गई और थल सेना आर्मी में बगावत होने वाली थी, तो एक तो अंग्रेज जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टूट चुके थे, और फिर इस जो ये हालात पैदा हुए, रिन में बगावत, थल सेना में शुरू होने वाली बगावत, और भी कारणों से भारत छोड़ने का वो मन बना लिया। और इस बात को इन दोनों गद्दारों ने, गद्दार नेहरू, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, तीनों ने सूंघ लिया और मन में ठान लिया कि जब सत्ता का हस्तांतरण होना ही है तो वो सत्ता सिर्फ नेहरू को मिले। इसकी साजिश उसने शुरू कर दी। और उसे सत्ता को हथियाने के ही चक्कर में इन दोनों ने इस देश को ही बांट दिया। और इसको वो आगे आने वाला ये एपिसोड में विस्तार से बताया जाएगा। और क्या क्या नाटक किया था नहीं मोहनदास करमचंद गांधी। पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, बताइए, पूरे देश ने इस पर भरोसा किया। ये बुढ़ा जो कह रहा है उसको करके दिखाएगा, मर जाएगा लेकिन देश को बांटने नहीं देगा। लेकिन देश को बांटने में कितनी इसकी घिनौनी हरकतें हैं, यह भी देश को जानना जरूरी है। अगले एपिसोड में विस्तार से बताया जाएगा। तो उसमें यह था कि जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष उसमें होता, वही अंग्रेजी हुकूमत के अधीन ही वही अंतरिम मंत्रिमंडल, इंटरिम कैबिनेट का प्रधानमंत्री होता। अब कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जो कांग्रेस का संविधान था, इसके लिए प्रांतीय इकाइयां प्रस्तावित करती थी। 15 इकाइयों में से 12 ने सरदार पटेल के पक्ष में
प्रस्तावित किया था, 3 ने किसी और को किया, किसी और के पक्ष में प्रस्तावित किया था। नेहरू के पक्ष में किसी ने नहीं किया था। जरा इस तथ्य को हमारे आदरणीय भारती भाई माने जरा समझे। कांग्रेस माने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 15 में से 12 इकाइयों ने सरदार पटेल के पक्ष में प्रस्तावित किया था, 3 ने किसी और को किया था, नेहरू को किसी ने नहीं किया था। अब यहीं से ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की देश के खिलाफ गद्दारी जो है, यानी घोर गद्दारी तो इसके पहले भी किया है, घोर गद्दारी का, यानी सत्ता जो है इसको नेहरू को दिलाने की और देश को बांटने की साजिश शुरू होती है। तो ये अपने कद का, अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके सरदार पटेल को दबाव में ले लिया, उनको दबाव देकर उनको बिठा दिया। और उस नेहरू जिसके पक्ष में कांग्रेस में कोई था ही नहीं, उसको आगे किया कांग्रेस के अध्यक्ष पद को, इसलिए कि उसमें जो कांग्रेस का अध्यक्ष होता वही इंटरिम कैबिनेट का, वही अंतरिम मंत्रिमंडल का प्रधान था, इसलिए आगे किया। तो इसको देख करके मोहम्मद अली जिन्ना, देखिए एक बात स्पष्ट करना जरूरी है, जिन्ना के संबंध में तमाम रचित बातें जो है जेएनपीसी वालों ने और जेएनपीसी के गुर के मुर्गों ने ये बिल्कुल झूठ फैला हुआ है। और उनके साथ कुछ कट्टरवादी जो यानी हिंदू सनातन के कट्टरवादी भी इसके साथ हो गए हैं जेएनपीसी के साथ, वही सिर्फ क्योंकि जिन्ना मुस्लिम थे इसीलिए। लेकिन कुछ तथ्य जो है वो सभी लोग जान लें, जेएनपीसी भी जान लें, जेएनपीसी तो खर्च जाती ही होगी। वो जो कट्टरवादी तत्व जो है इस तरह से बराबर कहते हैं जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की, यह मांग की, वो मांग की, लेकिन 2-3 तथ्य जान लीजिए, बाकी तो एक अलग से जो उसको यूट्यूब में बताया जाएगा और भी विस्तार से जब भारतीय आम ताकत दल आप लोगों के बीच में आएगा और भी विस्तार से उसको समझाएगा, बताएगा और सामने रखेगा। जो कांग्रेस जो है 1947 के पहले वो सूरत सेशन में, सूरत अधिवेशन में टूटी थी, नरम दल गरम दल, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट 1907। और 9 साल बाद 1916 में वो लखनऊ अधिवेशन में दोनों एक साथ मिले। उन दोनों गुटों को, दोनों धड़ों को मिलाने में 2 लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी। कौन थे वो? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना की तो प्रत्येक कांग्रेसियों ने उनकी पीठ भी थपथपाई। वह हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े वाहक या एम्बेसडर है। इस बात को जरा इन कांग्रेसियों से पूछिए, और जो जिन्ना के खिलाफ में दुष्प्रचार करते हैं उनसे भी पूछने की आवश्यकता है कि इन कांग्रेसियों ने 1916 में जब नरम दल और गरम दल को मिलवाया था तो प्रत्येक कांग्रेसी ने जिन्ना साहब की पीठ थपथपाया था कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े वाहक एम्बेसडर है। नंबर 1। दूसरा, जब भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु को फांसी लगने वाली थी और भगत सिंह की लोकप्रियता बहुत आगे बढ़ रही थी, आसमान छू रही थी, और इस गांधी की लोकप्रियता जमीन में धंस रही थी, तो पहली चालबाजी इन कांग्रेसियों ने यह की कि जो पूर्ण स्वराज का मुद्दा था इन अमर शहीदों का, वो चुरा लिया और उसको अपना मुद्दा बना लिया। क्योंकि ये जो कांग्रेसी, एक तो
ये अंग्रेजी सरकार के मुखबिर थे, उनके दलाल थे, तो कुछ न कुछ तो दिखाना ही था जनता के आगे। तो ये पूर्ण स्वराज की बात नहीं बोलते थे डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस मतलब कि फाइनल और अल्टीमेट अथॉरिटी जो है, सत्ता जो है, वह ब्रिटेन इंग्लैंड के पास रहेगी। इसके बाद आप जैसे चाहे वैसे अपनी व्यवस्था आप चलाएं, उसको बोलते थे डोमिनियन स्टेटस। ये डोमिनियन स्टेटस की ही बात करते थे और उसी की मांग करते थे। लेकिन जब ये भगत सिंह की और अमर शहीदों की लोकप्रियता देश में बहुत बढ़ रही थी, तो इन समूह ने और भगत सिंह क्या बोलते थे कि बिल्कुल नहीं, इन अंग्रेजों से बात नहीं की, हमको पूर्ण स्वराज ही चाहिए। माने अंग्रेजों की या इंग्लैंड की, ब्रिटेन की किसी भूमिका का कोई मतलब नहीं। ये पूर्ण स्वराज का मुद्दा जो है वो अमर शहीदों का था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला, वो इनका मुद्दा। तो उस मुद्दे को इन सबों ने चुरा लिया और तुरंत जो है 30 दिसंबर 1929 को लाहौर रावी नदी के तट पर यही गद्दार नेहरू ने तुरंत जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दिया। कब? 30 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर। इसको भी याद करिए। तो जिस समय पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है कांग्रेस के द्वारा, और उसमें कांग्रेस अध्यक्ष यही गद्दार नेहरू ही था, तो किसी ने भी या जिन्ना ने भी ये मसला ये मांग नहीं रखी कि पूर्ण स्वराज का समर्थन तब होगा जबकि पाकिस्तान का मसला या मुसलमानों के लिए अलग देश या अलग जो है उनके लिए वो मतदाता मंडल इलेक्टोरेट की व्यवस्था की जाए। ये मांग बिल्कुल नहीं उठी थी। उसकी मांग पूर्ण स्वराज की घोषणा के 11 साल बाद 1940 में उठी। ये सारे प्रश्नों का जवाब जीएनपीसी देश को बता दे, तब जिन्ना साहब के खिलाफ जो है दुष्प्रचार, की असलियत जो है पूरा देश जान पाएगा। और एक चीज़ और, भारतीय ओमता गद्दल का जिन्ना साहब को बचाने का कोई वो प्रोग्राम नहीं है। ये जिन्ना साहब को सामने रख करके नेहरू और गांधी की गद्दारियों को छिपाने की एक साजिश है, बस यही जान लीजिए। वो भी अब ये कहा जाता है ना कि वो इतिहास इन समूह ने जो वामपंथी किस्म के इतिहासकारों ने तमाम तथ्यों के साथ वो खिलवाड़ किया है, तोड़ा है, मरोड़ा है। तो इन समूह ने झूठी क्योंकि वो ये प्रचार किया कि जिन्ना साहब जो वो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। जिन्ना साहब ने बस जब ये दोनों साजिश कर रहे थे सत्ता हथियाने की नेहरू के पक्ष में, तो इन्होंने भी प्रधानमंत्री पद का दावा ठोक दिया। यही बात इन समूह को चुभ गई, इन दोनों गद्दारों को, नेहरू को, गांधी। तो ये एपिसोड कुछ लंबा ना होने पाए, इसलिए इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।